डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की जो अहम बैठक हुई, इसमें नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानियों को मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया है। बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। जी मैं आपको ये बताऊं कि ये वो तो उधर तो कुछ तय नहीं हो सका फ्रांस में, सही। और अजीब व गरीब वहाँ बात हुई है कि जो है फ्यूचर में, ये मैं राइटर्स कोट कर रहा हूँ, इसको इस पर दिमाग नहीं खपाया जाए तो बेहतर है। 27th वो कह रहे हैं फ्यूचर में रीएश्योरेंस फोर्स जो बनेगी, तो रीएश्योरेंस फोर्स को जो है वो मतलब उस पर भी डिफरेंस है, मतलब फौज के साथ हैं, रीएश्योरेंस फोर्स एक बनेगी, उसके ऊपर जो है आपस में फटा, इसको बहरहाल वो कुछ तय नहीं हो पा रहा वहाँ पे कि किस तरह से आगे चलना है। अब आ जाएं ज़रा बीजिंग और प्रीमियर शी जिनपिंग। प्रीमियर शी जिनपिंग जो है चाइना में, वहाँ पे जनाब वो है चाइना डेवलपमेंट फोरम, ओबाव फोरम भी साथ, और ये आगे पीछे, लेकिन वहाँ मेहमानान गिरामी कौन से चाइना पहुँचे हैं ये देखें, जिनसे प्रीमियर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। एक उधर कौन से लोग हैं जो चाइना में मौजूद हैं और चाइना में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और वहाँ पे कारोबार करने जा रहे हैं। ये 25% टैरिफ शैरिफ ये सारा एक तरफ, चाइना में लोग कौन से पहुँचे हुए हैं। अब उनकी गेस्ट लिस्ट देखें आप। नंबर 1 सबसे पहले तो किसी तारों के मोहताज नहीं, ये थॉमस डेलियो जो हैं, रे डेलियो भी जिनको कहते हैं, ये सबसे बड़ा दुनिया को जो हेज फंड है, कई किताबें भी इनकी आ चुकी हैं, 1985 से जो काम कर रहा है, बहुत बड़ी अथॉरिटी, ये ब्रिज वाटर के नाम से, वो वहाँ पे मौजूद है। फिर उसके बाद जनाब स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो सीईओ हैं, ठीक है, अमेरिकन बैंकर, ये सीईओ है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के, और ये 2020 से काम कर रहे हैं चाइना में। उसके जो सीईओ हैं वो पहुंचे हुए हैं बिल विंटर्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के, ये शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है। तीसरे कौन है? सीईओ ब्लैकस्टोन ग्रुप। अब ब्लैकस्टोन ग्रुप जो है ये भी एक 1985 से बड़ा प्राइवेट इक्विटी ग्रुप काम कर रहा है, उसके सीईओ पहुंचे हुए हैं स्टीव शॉजमैन। फिर उसके बाद सनोफी जो 5वीं बड़ी कंपनी है दुनिया की, फार्मास्यूटिकल, सनोफी फ्रेंच कंपनी है, उसके सीईओ पॉल हुडसन पहुंचे। आप ज़रा मेहमानान गिरामी को देखें और फिर आप सोचें कि ये सारे जो हैं। उसके बाद अरामको के, सऊदी अरामको, उसके सीईओ पहुंचे हुए अमीन नसीर। और ये जो है ये चाइना में चाइना स्टेट ऑयल जाइंट्स के साथ 2 रिफाइनरी फर्म्स का वहाँ पे काम हो रहा है, अरामको चाइना में। उसके बाद जनाब क्वेलकॉम, ये ब्राज़ीलियन क्वेलकॉम जो है 46% इसका जो रेवेन्यू है, ये चिप मेकिंग जाइंट है क्वालकॉम, इसके सीईओ पहुंचे हुए हैं क्रिस्टियानो एमॉन। उसके बाद राजेश सुब्रमण्यम पहुंचे हुए हैं, ये फेडेक्स जो 40 साल हो गए हैं फेडेक्स को काम करते हुए, दुनिया भर में शिपिंग और ये सारा जो काम हो रहा है, फेडेक्स के सीईओ प्रेसिडेंट पहुंचे हुए हैं। ये सारे चाइना में हैं। अच्छा, और चाइना में ये अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए चाइना पहुंचे हुए हैं। एस्ट्राजेनेका, अभी जिसका नाम काफ़ी आ गया था कोविड के दिनों में, एस्ट्राजेनेका के सीईओ ये जो हैं, ये पैस्कल क्लॉड, ये जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक है, और ये ब्रिटिश स्विस मल्टी नेशनल है एस्ट्राजेनेका, उसको ये हेड कर रहे हैं। और चाइना उनकी दूसरी बड़ी मार्केट है दुनिया की, वो वहाँ पहुँचे हुए हैं, और 2.5 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाइना में करने जा रहे हैं। ये एस्ट्राजेनेका, ये लोग हैं जो चाइना डेवलपमेंट फोरम में शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो रही है जिनकी। उसके बाद जनाब जो एक वहाँ पे 9th हम देखें तो टाइजन ग्रुप है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इंडस्ट्रियल ग्रुप जर्मन, ये वहाँ पे इसके सीईओ पहुँचे हुए हैं। अच्छा, बोरेगो। फिर उसके बाद 10th अगर हम देखें तो मस्क, जाहिर है कि सेमीकंडक्टर, दवाइयाँ भी हैं, ड्रग्स इनकी, लैब इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, केमिकल्स, ये सारे मस्क ये पहुँचे हुए चाइना, इनके सीईओ। बेलन गार्जियो ये पहुँचे हुए हैं। मैं, आप यकीन करें कि इस लिस्ट को आप देखें और आप सोचें कि ये चाइना में सारे पहुँचे हुए हैं, और ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और शी जिनपिंग से इनकी मुलाकात हो रही है। फिर उसके बाद जनाब ओलाका कैलियस, ये कौन है? मर्सिडीज़ बेंज के सीईओ। मर्सिडीज़ बेंज के सीईओ, ये 2019 में चाइना जो है सबसे बड़ी मार्केट इस वक्त चाइना है मर्सिडीज़ की, और सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग साइट्स भी चाइना में है, मर्सिडीज़ बेंज। उसके बाद BMW के सीईओ पहुंचे हैं ओलिवर जिप्स, ये चाइना में है, जर्मन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को ये हेड कर रहे हैं BMW। फिर उसके बाद HSBC होल्डिंग, ठीक है, ये जितने लोग भी बैंकिंग से या फाइनेंस से वाबस्ता, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, HSBC होल्डिंग। जॉर्ज एल्डरे,
इनके जो सरबराह हैं वो पहुँचे हुए हैं वहाँ पे, जो CEO हैं पिछले साल से। उसके बाद हिटाची, उसके जो हैं वो CEO पहुँचे हुए हैं वहाँ पे, तोशिकाई हिजाशिक। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये आप देखें कि चाइना में कौन से लोग हैं। फिर उसके बाद इकोतियो तोयोका, चेयरमैन टोयोटा मोटर्स। एक डेवलपमेंट फोरम हो रहा है चाइना में इन हालात में, आज की दुनिया, ये पहुंचे हुए हैं सारे जी। अच्छा, और है जापानीज टोयोटा, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उसके चेयरमैन पहुंचे हुए हैं। और ये शंघाई के अंदर टोयोटा अपना नया बड़ा सेटअप लगा रहा है। उसके बाद जो है वो अगर हम और बहुत से तवील लिस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे उस तवील लिस्ट को सबको बताऊंगा तो बहुत इसमें टाइम होगा, लेकिन मुझे जो इसमें सीमेंस को अब देखें 22 पे हम चले जाएं अगर, तो रोनाल्ड बश जो कि सीमेंस के प्रेसिडेंट और CEO हैं, ये इनकी मौजूदगी मेरे लिए, जो रोनाल्ड बश की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। फाइज़र वहाँ मौजूद है, फाइज़र के CEO, और फाइज़र जो है ये 1.5 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, ग्रीक अमेरिकन है ये, और फाइज़र वहाँ पे मौजूद है। और फिर उसके बाद जो है वो तो, लेकिन अच्छा पता नहीं हमने उनका टिम कुक का नाम वहाँ पे हमारे पास है या नहीं लिस्ट में। टिम कुक भी वहीं पे हैं, जो कि एप्पल के CEO हैं इस वक्त, वो स्टीव जॉब्स वाली एप्पल जो है उसके जो अभी टिम कुक है वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और वो भी शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो रही है और ये तस्वीर में मौजूद हैं। और इसी दौरान जो है वो क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि अगला जो अभी हम थोड़ी देर में जो CEO हैं एप्पल के, उनको भी हम दिखा देंगे, वो बता दें वो भी शी जिनपिंग के साथ मौजूद है। उनकी बड़ी प्रॉपर मीटिंग हुई है शी जिनपिंग से, टिम कुक की, जो एप्पल के CEO हैं। अच्छा, इसी दौरान जो क्रेमलिन ने कहा है कि अगला जो मार्स का प्रोजेक्ट है, मार्स चॉकलेट नहीं, मार्स मरीख, मार्स का जो अगला प्रोजेक्ट है वो रशिया और इलॉन मस्क हम एक साथ करेंगे। इलॉन मस्क और रशिया, ठीक है, कोट कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट 30 सेकेंड। ये किस तरह से दुनिया मूव कर रही है। यूक्रेन बीच में, रशिया की बात सारी मानी, रशिया ने उधर से ग्रीनलैंड, आगे पीछे होते हैं ना वट्टा सट्टा, इस तरह से मामला चल रहे हैं, और चाइना भी दरमियान में आ गया, अमेरिकन पहुंच रहे हैं सारे चाइना। मैंने आपसे कहा एप्पल का CEO जो है वो बीजिंग में मौजूद है और वो मुलाकात कर रहा है वहाँ पे, जो है वो मुलाकात कर रहे हैं शी जिनपिंग से। अच्छा, इस दौरान जो है वो इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जो सारे फैसले तय होने जा रहे हैं ना, अब इसमें रह गया गजा। आज इन्होंने 3 स्ट्राइक्स किए नेतन्याहू ने लेबनान पे। स्ट्राइक्स तो पहले भी बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा इन्होंने स्ट्राइक की है बैरूत पे। साउथ ऑफ बैरूत को इन्होंने फिर निशाना बनाया है। और ये नेतन्याहू या इसराइल भूल रहा है बात कि जो इसराइल के ये फरामोश कर चुका है ये बात कि लेबनान में इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत है, स्टेबल गवर्नमेंट है, और जो प्रेसिडेंट वहाँ के जोसेफ हेड कर रहे हैं, जिनको सऊदी अरेबिया और सारी दुनिया के हिमायत हासिल, और उनकी हुकूमत में बड़ी शोर शराबा कि जी हिजबुल्लाह को नहीं होना चाहिए, तो हिजबुल्लाह उनकी कैबिनेट में भी नहीं है। और वो उनका ये था कि भाई ये जो साउथ लेबनान है यहाँ से ये फ़ौज हटेगी, इनकी चेक पोस्ट हटेंगी इसराइल की, और हिजबुल्लाह के जंगजू भी पीछे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे लेबनान की आर्मी आ जाएगी। वो हो गया मामला, लेकिन इन्होंने फिर चेक पोस्ट जो है कहीं नहीं छोड़ी इसराइल ने। अब इन्होंने बैरूत के ऊपर, ये उस वक्त इन्होंने फायर किया जब उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो फ्रांस में मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट जोसेफ हैं वो फ्रांस में मौजूद हैं, और वहाँ पे उनकी मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट मैक्रोन से, वो वहाँ मौजूद है। मैं ये बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि लेबनान लिवांत के इलाके में बहुत इज्जत से देखा जाता है फ्रांस को, और प्रेसिडेंट मैक्रोन को बहुत इज्जत से देखा जाता है। वहाँ वो मौजूद हैं, और वहाँ तो ये पीछे इसराइल ने यहाँ पे छेड़खानी कर दी दोबारा और बैरूत पे हमले किए। और साथ ही हुतीज़ के ऊपर अमेरिका स्ट्राइक करता है, जवाब में हुतीज़ फिर हमला कर देते हैं इसराइल पे, और दरमियान में कोई अरब मुल्क अब नहीं रोक रहा। और साथ ही वो जो मुसव्विदा है स्टीव विटकॉफ वाला, वो मॉडिफिकेशन के साथ वो इसराइल के पास पड़ा हुआ है। और यहाँ से आगे बढ़ना जो है ना, यहाँ से जो अगला स्टेप है, उससे असल में नेतन्याहू फंस गया है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि वो स्टीव विटकॉफ भी ओके कर चुके हैं, वो सारे ओके कर चुके हैं। जो ज़ेलेंस्की के साथ ही नेतन्याहू हो जाएगा बस के नीचे, ये बस के नीचे जाएगा। उसमें यह है कि जैसे ही वो अलेक्जेंडर
ईदैन अलेक्जेंडर को रिहा करेगा हमास, वो जो अमेरिकन नेशनल उनके पास है, और साथ उनके 5 लोग जैसे रिहा करेगा तो साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप एक स्टेटमेंट देंगे फौरी तौर पे कि मैं जो उस ये स्टीव विटकॉफ प्लान के अंदर नई चीज़ ऐड हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक साथ ही बयान आएगा, जैसे वो छोड़ेंगे साथ ही बयान आएगा उनका 5-7 और लोगों को भी, जाहिर है कि जो इसराइल के लोग हैं, वो बयान आएगा कि मैं सीज़ फायर और पीसफुल गज़ा के लिए फौरी तौर पे मैं चाहता हूँ कि आगे जाए मामला। ये गारंटी है उसके अंदर, के एक स्टेटमेंट आएगा कि कंप्लीट सीज़ फायर, अमन, और आगे बढ़ा जाए। और आगे बढ़ा जाए कैसे बढ़ा जाए कि वो जो अरब प्लान जिसको OIC भी अप्रूव कर चुकी है, पाकिस्तान भी कर चुका है, OIC में है, पाकिस्तान कर चुका है, और यूरोपीय मुल्क भी कर चुके हैं। असल में तो शुरू तो इजिप्ट से हुआ था। अच्छा, साथ ही ये ध्यान में रखें कि सूडान जो है ना, सूडान में कब्जा हो गया सारा। कब्जा किसका हो गया? अब्दुल फताह अल बुरहान का कब्जा हो गया, जो कि वहाँ की नेशनल आर्मी, जो कि उमर बशर के आने के बाद जो है वो लड़ाई हो गई थी, पैरामिलिट्री कहीं और चले गए थे, ये कहीं और चले गए थे, तो आपस में पैरामिलिट्री और आर्मी लड़, मैं कहा एक जगह कहीं से अगर प्रॉपर निकलना पड़ा है मुझे ज़िंदगी में तो सूडान है। वो इसलिए है कि आपको पता ही नहीं है कि सिक्योरिटी वाला बंदा है किसका, मतलब एक घूम रहा है बाहर बंदा और आप पूछ रहे हैं कि यार मतलब एक तो किसके हो, वो भी सिक्योरिटी का है, वो भी सिक्योरिटी का, आपस में लड़ रहे हैं, तो बहरहाल बैड एक्सपीरियंस। अच्छा, तो ये जो है ये वहाँ पर खर्तूम पे जो प्रेसिडेंशियल पैलेस सारा, वहाँ पर अब्दुल फताह बुरहान ने मतलब उनके उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया, वो आ गए। ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर अरब ममालिक आपस में उलझे हुए हैं। जो अब्दुल फताह बुरहान और वो जो हमीती का ग्रुप है, मतलब ये जो ग्रुप आया है सामने, इस तरह समझ लें, ये ग्रुप वो है जिसको सऊदी अरेबिया की मुकम्मल सपोर्ट है। वो खर्तूम के अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया, उनका वो हावी आ गए। और वहाँ पर लेकिन वो RSF भी मौजूद है, उसको कोई दूसरा मुल्क सपोर्ट करता है, वो भी हमारा बरादर मुल्क है, जो हमीती वाला ग्रुप है। लेकिन यह है कि ये खर्तूम की जो जंग है, इसी तरह से आप ये ध्यान में रखें कि यमन जो है, यमन में बड़ी मुश्किलों से, ये अमेरिका जो है उनको एक मशवरा ही है, अगर कोई मशवरा दे, JD वांस बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि स्ट्राइक ना करो, वो जो सिग्नल की चैट में उनकी बात आई थी, स्ट्राइक मत करें। ये 2015 में अमेरिकन साथ थे, और खुदा करके बड़ी मुश्किलों से सऊदी अरेबिया, UAE, बाकी मुल्क इस इंतहाई पेचीदा जंग से निकले, जो कि ये यमन की जंग थी। और यमन की जंग से निकले, और वहाँ पर अब ये हमले करने से कुछ नहीं होगा। अब तो खाली अमेरिका कर रहा है, अमेरिका पहले भी कर रहा था, 2015 में अमेरिका ने ये करा के अब वो 1 स्ट्राइक 2 स्ट्राइक और बेइज्जती होती है। अब बार बार कर रहे हैं, और आगे से वो जवाब में बेंगोरियन को उड़ा रहे हैं, वो उधर अटैक कर रहे हैं, उधर अटैक कर रहे हैं, तो ये इसको रोकें। वो JD वांस बड़ी सेंसिबल बात कर रहे हैं कि इसका मजाक। और आप ये बात ध्यान में रखें, तो ईरान ने कह दिया है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी अटैक हुआ, जवाब में US बेसिस नहीं रहेंगी मिडिल ईस्ट के अंदर। US बेसिस मिडिल ईस्ट में फिर भूल जाए अगर हमारे ऊपर एक भी अटैक हुआ। वो तो बहरहाल होता है, वो तो बात की बात है। अभी जरा हुतीस बात ये है कि हुतीस कह रहे हैं कि सीज़ फायर का, वो सीज़ फायर होता है तो हुतीस हमले बंद करते हैं, तो सीज़ फायर नहीं हो रहा तो अमेरिका बजाय कि सीज़ फायर उधर करवाए, वो कह रहा है हुतीस से निपटे। हुतीस से आप नहीं निपट सकते। आप देखें, एक होती है किसी मुल्क की फौज, एक होती है बैटल हार्डन, वो लड़ रहे हैं, लड़ते रहे हैं 2015 से। आप छोड़ दें उनको कि आप हुतीस के पीछे जाएंगे। आप लेबनान में जाके देखें, उसमें यमन में जाए ना ज़रा, जो उनके इलाके हैं, वो आप उड़ा देते हैं बुला के, थोड़ी देर बाद वो निकल के आ जाते हैं। 2,000 पाउंड बॉम्ब्स फेंक के वहाँ हमास रह गई गजा में, तो ये आप कैसे हुतीस के ऊपर 2 स्ट्राइक करते हैं? वो आगे से, और कोई मुल्क रोक भी नहीं रहा इस वक्त, क्योंकि मुल्क सारे ही देख रहे हैं कि अगर ये गुफअप हुआ, अगर गजा के अंदर, और मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप ये सीज़फायर करवा देंगे, जैसे उन्होंने एक दफ़ा शटअप कॉल दी है ना ज़ेलेंस्की को, बिल कंप्लीट शटअप कॉल। ये इतनी बड़ी लाइबिलिटी है नेतन्याहू, उस इतनी बड़ी लाइबिलिटी है, और जितने दिन ये गुजार रहे हैं, ये जो है ये वक्त ज़ाया हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो तमाम OIC को, तमाम अरब ममालिक को, तमाम इनको, यूरोप के साथ, अभी तो कुछ यूरोप निकल जाएगा वैसे ट्रंप के साथ। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बात बड़ी अच्छी की है कि ज़ारा जो भी है इसमें अमेरिका की हमारी ज़रूरी होगी। तो मुल्क अपनी अपनी साइड ले रहे हैं इस वक्त सारी, कि भाई इस वक्त जो है कहीं पे जाओ, रशिया से फड्डा की लो, अमेरिका के हमारा क्या ताल्लुक था, यूक्रेन में धक्का दे दिया, मिलिट्री जो कॉम्प्लेक्स है सारा वो उसमें लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि ये जितनी सारे अरब ममालिक, अगर आप डिस्टेबलाइज करते हैं जॉर्डन को, अगर आप डिस्टेबलाइज इजिप्ट को, अगर आप डिस्टेबलाइज करते हैं सीरिया को, एक और बड़ा काम हुआ। आपको पता है ना, सीरिया और लेबनान के दरमियान फटा चल रहा था। मैं सिर्फ क्लोज करता हूँ, सीरिया और लेबनान, और क्या फटा चल रहा था? दुरूज वाला। आज सऊदी अरेबिया ने 2 मुल्कों के दरमियान सुलह करवा दी है। उनके वज़राए दिफा जद्दा में मिले हैं, और उनके दरमियान
मुकम्मल हम आहंगी और डिफेंस पैक्ट टाइप चीज़ साइन हो गई है सऊदी अरेबिया में। उनमें से एक मुल्क है लेबनान, जिसकी हुकूमत सऊदी अरब के करीब है, और दूसरा शाम, सीरिया। क्योंकि गलत फहमी कहाँ पैदा हो रही थी, द्रूस और ये आपस में उधर से उधर अलेवाइट्स का, तो वो एक सेक्टेरियन करवाने की कोशिश हुई थी। तो दोनों के वज़राए दिफा ने आज रियाद में जो है ये उनकी मीटिंग हुई है और वो पैक्ट साइन हो गया। इसी तरह से अगर कोई डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है टर्की को, तो उसके नतीजे वहाँ पर देखें डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही हैं वहाँ पर। यकीनन अगर PKK और SDF और इनके साथ सबके साथ प्रेसिडेंट उर्दोगन के, तो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट, हम तो चाहते हैं कि तुर्की में सुकून आए सारा, लेकिन जो भी कुछ है उसमें बाहर की इंटरफेरेंस ना हो और वो अपने अपने पॉलिटिकल मामला को बड़े अच्छे अंदाज में टर्की जो है वो स्टेबल कर लेगा, वो जानते हैं। लेकिन मसला मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर ये नेतन्याहू अब यहाँ से निकलता है और अभी अमेरिका इसको सपोर्ट करता है, नेतन्याहू, अमेरिकन अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे बड़ा जो काम चाइना ने किया ना, सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह हो गई, और ये सारा जो भी कुछ हुआ ये सीरिया में आगे, उसके बाद सेक्टेरियन वायलेंस नहीं हुआ आपस में। देखिए ना, मुल्क रियासतें जो हैं वो किस तरह कोई किसी किस्म का, इराक और सीरिया में बिल्कुल वो जो कि नुसरा फ्रंट, अलकायदा और इधर जो है वो शिया सुदानी जो एलित, किसी किस्म का बॉर्डर इतने बड़े साथ कोई किसी किस्म का सेक्टेरियन मसला नहीं हुआ, खड़ा करने की कोशिश की नहीं हुआ। उसके बाद ये है कि इसी तरह से बाकी मुल्कों को डिस्टेबलाइज करने की अगर कोशिश होती है तो उसके बाद यहाँ तो नहीं, बाहर की पावर्स नहीं कर पाएंगी। अगर लेबनान को नहीं कर पाए, अगर गजा को नहीं कर पाए, इजिप्ट को नहीं कर पाए, जॉर्डन को भी नहीं कर पाएंगे, ये बाकी मुल्कों को भी नहीं कर पाएंगे। चाइना मौजूद है, रशिया मौजूद है, बाकी पावर्स मौजूद हैं। वो अब ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल मेरा ख्याल है इस वक्त तक उनकी पॉलिसी सही है। वो इसको शटअप कॉल दें, इसको बस के नीचे फेंकें उठा के, इस पर तो बल्कि जेनोसाइड इसको तो खींच उठा के ले जाएं, इसको तो कत्लेआम का मुकदमा चलना चाहिए खुली अदालत में इस पर, नेतन्याहू पे। और ये पीस टॉक को आगे कराएं, हमास भी बात सुने, पीछे हटे, और नेतन्याहू तो छोड़ देना इसको, तो ये तो सीधा वहाँ जाएगा, इसको तो जेनोसाइड के उस चलना चाहिए। हमास के ऊपर प्रेशर डाल के वो पीछे हटे, वो हटे भी हैं काफ़ी हद तक, उनके लोग शहीद हो गए हैं, उनके इतने सारे, आप और क्या चाह रहे हैं कि और हमास क्या करे, और वो तो अगले सेटअप के अंदर भी कह रहे हैं कि मानने को तैयार नहीं है, तो दैट्स इट, और क्या चाहिए। लेकिन यह है कि बिट्रियल की तारीख है पूरी, तो इसलिए उनको यह है कि सारे बात तो हो, जाने लोगों ने दी हैं तो वो आगे अमल तो हो ना उसके ऊपर, 2 रियासती हल, 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ एक कदम आगे गया ना अगर ये, तो फिर वो प्रोसेस चल पड़ेगा 2 स्टेट सोल्यूशन वाला। इसलिए यहाँ पे अब प्रेसिडेंट ट्रंप को फैसला करना है, चाइना को करना है, दुनिया को करना है, पाकिस्तान समेत हर मुल्क ने बड़े फैसले करने। खुदारा इस वक्त ये 8 से 9, 9 से 10 वाली चीज़ों का वक्त नहीं है, फ़रोई मामला से निकलें, बड़े फैसले करने का वक्त है। जहां पॉलिटिकल मामलात हैं पॉलिटिकल से तय करें, जहां कोई मिलिटेंसी की तरफ जा रहा है उसको रोक लें, जाने से वापस खींचें और सियासी धारे में लेकर आएँ। और जो हार्डकोर मिलिटेंट्स हैं जिनका आपको पता है कि एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, उनसे आप जैसे निपटना है, जैसे रियासतें निपटती हैं उनसे निपटें उस तरह।